ओके, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि हमें न्यू टेस्टामेंट ग्रीक क्यों पढ़नी चाहिए। हमने देखा है नंबर वन के ये वो जुबान है जिसे खुदा ने चूज किया। ये फिर हमने दूसरी बात देखी कि जो कल्चर के अंदर जो कल्चर और जो उसके मीनिंग्स होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर छुपे हुए होते हैं, और जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें उसके कल्चर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको समझने में मदद होती है, और इस तरह से हम असल मीनिंग्स तक पहुंच जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर क्यों इम्पोर्टेंट है नए नामे को पढ़ना, नए नामे की ग्रीक को पढ़ना, नए नामे की ज़ुबान को पढ़ना, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो हमें एक्सीजेसिस में यानी कि दुरुस्त तफसीर में मदद देता है। हमें ग्रामर को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमें मिलती है जो हमें मीनिंग्स को ज़्यादा वाज़ह करने में मदद देती है। जैसे मैंने बताया यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो वहाँ पर जो ग्रीक में टेंस इस्तेमाल हुआ है ग्रामर हमें बताता है कि वो परफेक्ट टेंस था, जिसका मतलब ये है कि यीशु ने एक बार कहा, एक बार हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, लेकिन उसके असरात आज भी जारी हैं। फिर चौथे नंबर पर हमने देखा कि जो ट्रांसलेशंस हैं बाइबल की जो बहुत सारी दुनिया में हुई हैं, ये मेरिट पर तो हुई हैं, अच्छी हैं, हमें समझने में मदद भी देती हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलर्स ने काम किया, लेकिन कहीं न कहीं पर इनमें कुछ न कुछ वीकनेसेस भी मौजूद हैं। सो अगर हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज तक रसाई नहीं होगी तो फिर हम दुरुस्त मीनिंग्स तक नहीं पहुँच सकते। फिर पाँचवीं और इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों न्यू टेस्टामेंट ग्रीक को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हमें मुसन्निफ़ का ज़ोर बताती है, एम्फसिस बताती है कि उसका किसी भी चीज़ को लिखने में क्या है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मुसन्निफ़ अगर कोई नए एदामे में चीज़ों को रिपीट कर रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो उस चीज़ पर एम्फसिस कर रहा है। या अगर कोई नामों की तरतीब लिखी हुई है, जगहों की, या किसी भी चीज़ को वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में बयान कर रहा है, तो जो पहले नंबर पर वो चीज़ बयान कर रहा है, हमेशा याद रखें वो एम्फसिस उस बात पर देने के लिए उसको पहले नंबर पर चीज़ ऐड कर रहा है। तो हम एम्फसिस को भी समझ सकते हैं कि क्या है लैंग्वेज के थ्रू। फिर छठी चीज़, a degree of exposure to the original language at least gives some basis by which to evaluate any scholar's comment। यानी थोड़े बहुत हमें अगर ग्रीक लैंग्वेज का पता होगा ना, तो जो भी स्कॉलरशिप में हम किताबें पढ़ते हैं, किसी की तफसीरें पढ़ते हैं बाइबल की किताबों की, नए दामे की, तो जो भी कोई स्कॉलर कमेंट कर रहा होगा, जिसने कोई कमेंट्री लिखी है, तो अगर उसने कोई टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए कोई कमेंट्री में कोई बात की है, एक्सप्लेनेशन में बात की है, तो हम उसको जज कर सकते हैं कि वाक़ई ही ये बात दुरुस्त कर रहा है कि गलत कर रहा है। अगर हमें ओरिजिनल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत पता होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ, नया नामे में से कोई अकीदा पढ़ा रहा हूँ और मैं ग्रीक को इस्तेमाल करके अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर लैंग्वेज पता होगी तो आप मेरी कमेंट्री को, आप मेरी एक्सप्लेनेशन को कमेंट कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि वाक़ई ही मैं दुरुस्त बयान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर आप खुद लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आप कैसे फिर मेरी बात को समझ पाएँगे? इसलिए ग्रीक को पढ़ना इंतहाई अहम ज़रूरी है, और ये बातें हमें बताती हैं कि मैं किस कदर ज़रूरी है कि हम इस ग्रीक को सीखें। सातवीं और आखिरी चीज़, ग्रीक इज़ वन ऑफ द टूल दैट ऑफ ट्रेड दैट प्रोफेशनल्स नीड इन डीलिंग विद द न्यू टेस्टामेंट। और अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज़ में चले जाएँगे, ये तो बेसिक बातें अभी तक हो रही थी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज़ में चले जाएँगे, एकेडमिक प्रोफेशनल स्टडीज़, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी इस लैंग्वेज के बगैर आप नहीं चल सकते। इवन के हायर एजुकेशन में, एमफिल में और स्पेशली पीएचडी में अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए लैंग्वेज को पढ़ना बेसिक लेवल पर, बीटीएच लेवल पर, या एमडिव लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेजेस पर आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप फर्दर आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो। ओके, ये तो थी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरा मेथड ऑफ स्टडीज़ क्या है? थोड़ी-सी टिप्स हैं आपको जो इस क्लास में पढ़ेंगे, तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है मेथड। नंबर 1 कमिटमेंट, दूसरा नर्व। कमिटमेंट से मतलब क्या है? लर्निंग द नेसेसरी वोकैब्युलरी एंड ग्रामेटिकल फॉर्म्स टेक्स टाइम एंड सम पेन। टेक्स टाइम एंड सम पेन। इसकी ज़ुबान की अल्फाज को याद करना और ग्रामर को समझना, ग्रामेटिकल फॉर्म्स को पढ़ना, इसमें वक़्त लगता है। ये एकदम से नहीं आ जाएँगी। ये हमेशा आपने याद रखना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम इंग्लिश कोशिश करते हैं, बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, इतने-इतने कोर्सेज़ करके भी, लेकिन फिर भी हम
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या कैनेडियन हैं, अमेरिकन हैं या यूके के रहने वाले हैं, उन जैसी जो वो बॉर्न है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उन जैसी ना हम बोल सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी कहीं न कहीं पे हमारी रहती है, 80-90% में ऐसे होता है। 10% होते हैं जो उनके लेवल तक भी पहुँचते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है। तो ये ग्रीक का भी हिसाब यही है कि आपको हम शुरू करवा रहे हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर करवाएँगे, प्रेज़ेंट टेंस भी पढ़वाएँगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बहुत से लोग ग्रीक लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पाते? वो इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो घबरा जाते हैं स्टार्टिंग में, जोश से आते हैं और आप में से भी ऐसे ही होना है, जितने भी यहाँ पर मुझे अब नज़र आ रहे हैं, बहुत से वक़्त के साथ-साथ छोड़ते चले जाएँगे। ये मैं ये मतलब आइडियल चीज़ तो नहीं है कि मैं चाहूँगा आप छोड़ें, मैं चाहूँगा आप कोर्स कंप्लीट करें, लेकिन ये बाय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज में ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा-सा ड्राई सब्जेक्ट होती है। ड्राई सब्जेक्ट होने की वजह से ड्राई इन अ सेंस कि इसके अंदर कोई तालीमी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ये लैंग्वेज है, इस पे आप ग्रामर पढ़ेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो 2000 साल पुरानी है, जिससे आपका ताल्लुक ही नहीं है। तो आपको इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा वक़्त लगेगा। तो वक़्त आपने देना है। समझ नहीं भी आ रही, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे 100% नहीं चाहूँगा फीडबैक। मुझे पता है ये ज़ुबान है, ये खुश्क है, आपको फ़ौरन नहीं आएगी। इट विल टेक सम टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम इवन। तो आपने घबराना नहीं है, सही है? तो कमिटेड रहें। कमिटमेंट जो लिखा है, कमिटेड है कि मैंने सीखनी है। जितनी मर्ज़ी मुझे तंगी हो, जितनी मर्ज़ी मुझे मुश्किल हो, जितनी मर्ज़ी मुझे खुश्क लगे, लेकिन मुझे सीखना है और आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, 10 दफ़ा पूछे, मैं ऐसे टीचर्स में से नहीं हूँ, मैं गुस्सा करूँ या मैं कहूँ ये आपको मैंने पहले भी बता दी, क्यों नहीं समझ आ रही? नो, नो। मैं आप जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊँगा आपको। मैं आई एम हियर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, ताकि आप इस लैंग्वेज को सीख सकें। सो कमिटेड रहें, कमिटमेंट आपकी ज़रूरी है। कमिटेड रहें ताकि आप इसकी वोकैब्युलरी को समझें। वोकैब्युलरी में मैं कोशिश करूँगा 5 या फिर 10 लफ्ज़, 5 से 10 लफ्ज़, 7 लफ्ज़, 8 लफ्ज़, 10 लफ्ज़ मैंने आपको हर क्लास में देने हैं। वो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है? ग्रीक के। वो इस तरह से आपकी वोकैब्युलरी जो है ना, अल्फ़ाज़ जो हैं ग्रीक के वो बढ़ेंगे। हर क्लास में हम देखें अगर 10 लफ्ज़ भी याद करते हैं, तो 12 क्लासेस में हम 120 लफ्ज़ याद कर लेंगे। 16 क्लासेस में 160 लफ्ज़ याद कर लेंगे। तो जब इतने लफ्ज़ हमें पता होंगे ग्रीक के, तो कुछ ना कुछ तो हमें समझ आएगी, है ना? कुछ ना कुछ तो हमें हम उसको याद रखेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ तो फ़ैमिलियर होंगे इस लैंग्वेज से। तो इसलिए आज की क्लास में तो मैं नहीं देने वाला क्योंकि ये जो है वो अ, इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैंने सिर्फ़ आपको अभी सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स पढ़ाऊँगा और ये तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए आज तो मैं आपको वर्ड्स नहीं दूँगा कि साथ-साथ आपको करूँगा। अच्छा कमेंट आया है, सर अगर आपकी वीडियो के साथ वॉइस भी हो तो अंडरस्टैंड करने में ईज़ी होगी। बहुत मुश्किल है प्लीज़ यूज़ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड मैं क्या यूज़ करूँ? मैंने आपको सारा तो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, सब कुछ स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो मैं ऑन इसलिए नहीं कर कर पा रहा क्योंकि मेरा लैपटॉप का कैमरा ख़राब है, वीडियो ऑन नहीं हो पाती। नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा, अगर कुछ और अरेंज हो जाता है तो फिर मैं ऑन कर लूँगा। वैसे तो स्लाइड्स पर अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा। मैंने हर चीज़ स्लाइड पे लिखी है, कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं है जो आपने नहीं लिखी है। तो आप स्लाइड पे फ़ोकस करें, समझ आएगी। पहली बार समझ नहीं भी आ रही, आ जाएगी आगे भी, टेंशन नहीं आपने लेनी, रिलैक्स होके पढ़ें, ठीक है? ज़ुबान को आपने वो एक सर दर्द नहीं बढ़ाना बनाना, आएगी, समझ आएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड इनमें आपने घबराना नहीं है, वक़्त के साथ-साथ आएगी समझ, ज़रूर आएगी। मेरी गारंटी है आपको ज़रूर समझ आएगी। लेकिन आपने थोड़ा-सा सब्र रखना है, कमिटेड रहें, कमिटमेंट बस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सही हो गया, तो ग्रामेटिकल फॉर्म्स आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होंगी। प्रेज़ेंट टेंस तो इस क्लास में मेरे ख़्याल से इतना मुश्किल नहीं है। कुछों को लगेगा भी, कुछ को नहीं लगेगा, लेकिन जो अगर आप जो एक्सरसाइज़ेज़ मैं साथ-साथ बताऊँगा, अगर वो आप काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आगे जब आरिस्ट टेंस यूज़ होगा तो वो थोड़ा-सा टेक्निकल है, लेकिन वो भी नहीं होगा। लेकिन वो भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इस लैंग्वेज से आपकी दोस्ती होगी। आप जानेंगे इस लैंग्वेज को। ओके जी, सो लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरी चीज़ एक नंबर 1 चीज़ क्या होती है? कमिटमेंट होती है और दूसरी चीज़ क्या होती है? नर्व। नर्व क्या है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नर्व का मतलब ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना किस सेंस में नहीं है, मैं बताता हूँ।
कि एक वक्त आता, अब लैंग्वेज पढ़ 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 के तंग आ जाते हैं यार, क्या खुश्क सी जुबान है, मैं जुबान ही पढ़ी जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल इसका क्या आउटपुट है मेरी खिदमत में, या मैं किस तरह से इसको समझ सकता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के अंदर किस तरह से काम आएगी। ये अब सारी चीज़ें काम ज़रूर आएगी, लेकिन पहले माँ के बाद ही नहीं आएगी। इवन व्हेन आई लर्न दिस लैंग्वेज, मैंने 2 साल तक सिर्फ यही लैंग्वेज ही पढ़ी है और कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ी है। और फिर 2 साल के बाद जब मैं इसको कर चुका, इसका मैंने कोर्स कर लिया, तो फिर मैं इस लायक हुआ कि फिर इस लैंग्वेज को मैं प्रैक्टिकल अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर पाया, अपनी स्टडीज के अंदर या नए अहदामे को समझने के लिए। तो आपने घबराना नहीं है। नर्व यानी सब्र रखें, नर्व्स को कंट्रोल में रखें, घबराएं ना, ओवरवेल्म नहीं होना आपने। ठीक है, घबराना नहीं है, बल्कि आपने इसको सब्र के साथ इस क्लास को लेना है, ताकि आपको समझ आ सके। क्योंकि आपकी बाकी जो बाइबल के कोर्सेज हैं, मैं आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूँ, उनसे ये डिफरेंट है, अलग है। ये लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है जो 2000 साल पुरानी है, हमारी अपनी नहीं है। हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ इस पर हम 3-4 माह काम करेंगे तो चलें। और कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा इससे तारुफ तो हो जाएगा ना, हमें तो थोड़ा बहुत समझ तो इसको आना शुरू हो जाएगी ना। तो यही चीज हम चाहते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से तरीके से स्टडी कर सकें। मैं आपको इसमें वर्ड स्टडीज भी सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। वर्ड स्टडीज क्या होते हैं, यानी एक वर्ड को आपने उठाया, इसके मीनिंग्स। अब हमारे पास पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जब से मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आई है, एक उसका पॉजिटिव तो बातें काफ़ी हैं, लेकिन एक नेगेटिव असर क्या पड़ा है कि फ़ौरन आप कोई भी उर्दू में पढ़ रहे हैं, आप फ़ौरन उसका मीनिंग लफ्ज़ को क्लिक करते हैं इंग्लिश में, और ग्रीक भी फिर वर्जन आ जाता है, ग्रीक में क्लिक करते हैं, ग्रीक के लिए जिसका लफ्ज़ ये इस्तेमाल हुआ है उसमें इसकी मीनिंग्स भी हैं, वो बयान करके तो गलत मलत तशरीह कर देते हैं। ग्रीक में ऐसा नहीं है कि उसके लफ्ज़ के मीनिंग क्या है। ग्रीक एक लफ्ज़ के 5-5 भी मीनिंग्स दे देती है डिफरेंट। ज़रूरी क्या होता है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि मुसन्निफ उनको किन मानों में इस्तेमाल कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से हम उस वर्ड को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है वर्ड स्टडीज़ का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली जब आपको सरमन सुनाते हैं या कोई स्टडीज़ देते हैं, तो आपको पता हो कि जी फ़ौरन ऐप में से उठा के मीनिंग देख के तो हम कहें कि इस लफ्ज़ का ये ऐसे नहीं करना, बल्कि किस तरह से बाइबल ने उसको इस्तेमाल किया मुसन्निफ ने, ये अहम चीज़ है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। सही है? तो ये भी आपको मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आगे चल के। अभी मुझे आपको इस लैंग्वेज का थोड़ा-थोड़ा तारुफ़ कराना है। अच्छा जी, तो मेथड ऑफ स्टडी आपको पता चल गया कि आपने किस तरह पढ़ना है। फिर स्टडी हैबिट्स आपकी क्या होनी चाहिए? स्टडीज़ मस्ट ऑलवेज़ बी डन इन द फेस ऑफ ऑब्स्टैकल्स। Although there are several strategies for at least making such obstacles manageable. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टडी हमेशा जो ऑब्स्टैकल्स होती हैं, रुकावटों में पड़ी जाती है। ठीक है? यानी आप जब स्टडीज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो हर एक शख्स की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, रुकावटें होती हैं उस स्टडीज़ को रोकने के लिए। अगर आप ऑफ़िस में जॉब करते हैं, तो आपके ऑफ़िस का प्रेशर बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, बिज़नेस का काम बढ़ जाएगा। ठीक है? फैमिली की तरफ से कोई मसरूफियात आ जाएँगी, ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑब्स्टैकल्स आते ही आते हैं। सो इफ यू आर प्रोफेशनल, तो आई वांट टू एनकरेज यू कि आपने इन सारे ऑब्स्टैकल्स को पीछे हटाते हुए इस क्लास को लेकर चलना है। क्योंकि बहुत से इंस्टेंसेस पर आपको ये क्लास बोरिंग फील होगी, टफ फील होगी, या आपको भी लगेगा मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। याद रखें, स्टडी हमेशा जो वो की जाती है इन द फेस ऑफ ऑब्स्टैकल्स की जाती है। और आप स्ट्रेटजीज बनाएं, खुद से आप कोई प्रोसीजर बनाएं, आप देखिए कि अपनी लाइफ को आप किस तरह से मैनेज करके क्लास को ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी चीज़ें कुछ आपको बता देता हूँ क्या है। रेगुलर स्टडी करें, ग्रीक को अगर लैंग्वेज आपने सीखनी है तो। ये ना हो 1 माह मैं आपको करवा चुका हूँ, 2 माह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 माह आपने कुछ उठा के देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। आप बस वीक में आते हैं, यहाँ पर सुनते हैं और चले जाते हैं। तो फिर 1 माह के बाद या 2 माह के बाद अगर मिड टर्म होगा, तो आप समझें कि मैं 1 दिन में ही मेरी पिछली सारी स्लाइड्स पढ़ के आप दे लेंगे, आप कभी भी नहीं दे पाएँगे। बल्कि आप थोड़ा-थोड़ा रोज़ इसको पढ़ेंगे, तो ये आपकी रेगुलर जो स्टडीज़ होंगी, ये आपको मदद देंगी कि आपको ज़हन-नशीन रही चीज़ें। मेरे एक टीचर थे, वो पता क्या कहते थे कि जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज आप कह लें कि एक परिंदे की मानद है, जो उड़ जाता है। आपके सर पे आके बैठता है, फिर उड़ जाता है परिंदा। उसको
कि वो बैठे ही रहे, ज़रूरी है कि रोज़ाना आप उसको दाना-शाना डालें। आपके सर पे जो घोंसला है, इस पे रोज़ाना दाना-शाना डालें ताकि परिंदा उस पर बैठा ही रहे। तो अगर आप इस पे दाना-शाना नहीं डालेंगे, रेगुलर इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो ये लैंग्वेजेज़ आर लाइक बर्ड्स, ये उड़ जाएँगे और आपको कुछ समझ नहीं आने, बाद में फिर 1-2 महीने के बाद आप माह के बाद आप कभी किसी को फ़ोन करेंगे, किसी को भी इसका मतलब क्या सर ने बताया था, ये इसका मतलब क्या, नहीं याद रहेगी, तो रेगुलर स्टडीज़ करें। बल्कि आप अपनी दुनियावी स्टडीज़ में भी ये देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी करते हैं, उनके लिए पेपर के आखिरी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो आखिरी दिन पे सोच के बैठे होते हैं कि हम कर लेंगे, वो मुश्किल में हमेशा होते हैं, तो लैंग्वेज भी ऐसी ही है। फिर पीक परफॉर्मेंस को याद रखें। ठीक है? स्टडी इज़ अ डिमांडिंग एक्टिविटी। ये तब आपको ज़्यादा समझ आएगी लैंग्वेज जब आप पीक परफॉर्मेंस में काम करेंगे। पीक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के पढ़ते हैं तो माइंड फ्रेश होता है। उस टाइम अगर आप ग्रीक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। अगर डिस्टर्बेंस होगी दिन में और खामोशी नहीं होगी तो फिर आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती रहेगी। अच्छा खाएँ, अच्छा सोएँ, नींद पूरी करें, अर्ली मॉर्निंग उठ के कोशिश करें कि इसको थोड़ा बहुत आधा घंटा भी अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप मार नहीं खाएँगे। फिर प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटी पर रखें लैंग्वेज को, ठीक है? लोग लैंग्वेज को पीछे छोड़ते हैं, बाकी थियोलॉजी को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो थियोलॉजी मेरे भाई और बहनों तभी आपको समझ आएगी अच्छी थियोलॉजी, बेसिक आप कह लें कि डीप थियोलॉजी जो जब आप लैंग्वेज से वाकिफ़ होंगे। जो स्कॉलर्स लैंग्वेज नहीं पढ़ते, उनकी फिर थियोलॉजी भी उस तौर से जामे नहीं होती। रेपिटिशन, हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेपिटिशन। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मेमोराइज़ेशन इज़ रेपिटिशन, बार-बार दोहराते रहें, बार-बार इसको दोहराएँ, जितना ज़्यादा बार-बार दोहराएँगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा याद होगा। नहीं दोहराएँगे तो याद नहीं होगा। तो रिपीट करें बार-बार, रिपीट करें चीज़ों को। इस तरह से आपको अच्छे तरीके के साथ याद होगा, ठीक है जी। अब हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स की तरफ बढ़ते हैं, 24 अल्फ़ाबेट्स हैं ग्रीक के, जो कि 24 के 24 आज हमने कर लेने हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ूँगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर अभी कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में भी आप प्रोनंसिएशन जो मैं बोलूँगा, आप वहाँ से भी जाके वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स 24 हैं और ये इंग्लिश से मिलते-जुलते हैं। लेकिन ये याद आप हमेशा रखें कि ग्रीक इंग्लिश को कॉपी नहीं करती, क्योंकि ग्रीक पहले है, इंग्लिश तो बाद में आई है। इंग्लिश ग्रीक को कॉपी करती है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश के वर्ड्स ऐसी ही, कुछ अल्फ़ाबेट्स वेरी सिमिलर टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे और कुछ थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। और हम आगाज़ करते हैं, चलें, इसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं और इस बाकी टाइम में हम अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़नी होती है तो आपको पता है आप अल्फ़ाबेट से ही आगाज़ करते हैं। जब बच्चे सीखते हैं उर्दू ज़ुबान सीखनी होती है तो अलिफ, बे, पे से स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश सीखनी हो तो एबीसी से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अगर हमें ग्रीक सीखनी है तो हमें अल्फ़ाबेट से याद करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट्स होंगे तो फिर हम वर्ड्स बनाना सीख लेंगे। तो हम पढ़ते हैं जी, सबसे पहला वर्ड क्या है? अल्फ़ा। फ़ोनेटिक साउंड मैंने यहाँ पे लिखा है। फ़ोनेटिक साउंड का मतलब ये होता है कि ये आवाज़ कैसी निकालता है। पहले नंबर पर मैंने ट्रांसलिटरेशन लिखी हुई है, ALPHA अल्फ़ा, यानी कि ये बोला कैसे जाता है अल्फ़ा। फ़ोनेटिक साउंड यानी कि ये आवाज़ कैसी निकालता है? अल्फ़ा, आ की आवाज़ निकालता है ये। अ, अल्फ़ा, 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 ठीक है? आ की आवाज़ निकालता है अल्फ़ा। दूसरा वर्ड क्या है? बेटा, ठीक है? ये बीटा नहीं आपने पढ़ना, मैथमेटिक्स वाला, बेटा लफ्ज़ पढ़ना है, ठीक है? फ़ोनेटिक साउंड इसका बी की तरह ये साउंड निकालता है, बेटा। अल्फ़ा, बेटा, गामा, ठीक है? गामा फ़ोनेटिक साउंड जी की तरह निकालते हैं। जिस तरह गेट आप बोलते हैं ना, गट, गेट, गेट, इस तरह गामा गा की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है जी? पहला क्या है? अल्फ़ा, बेटा, गामा, डेल्टा, ये भी मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, डेल्टा, ये डी की आवाज़ निकालते हैं, डेल्टा, ठीक है जी? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक दफा फिर पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। फिर अगला साउंड क्या है जी? अल्फाबेट क्या है जी? एप्सिलॉन। ये भी आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। एप्सिलॉन,
ये ई की आवाज निकालता है, ई से मिलता जुलता है। मेट जैसे मुलाकात के लिए लफ्ज यूज होता है, मेट। तो मेट में जो ई की आवाज होती है मीठी, वो एप्सिलॉन ऐसी आवाज निकालता है। एप्सिलॉन ए की आवाज, एप्सिलॉन ए की आवाज। देन जेटा, आपको ये थोड़ा सा नजर भी आ रहा है। अच्छा, ये जितने भी हम वर्ड्स कर रहे हैं ना, ये हम लोअर केस में कर रहे हैं, हम अपर केस में नहीं कर रहे, लोअर केस में पढ़ रहे हैं। अपर केस बताऊंगा बाद में क्यों नहीं कर रहे, अभी फिलहाल हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं लोअर केस में। जेटा ज की आवाज निकालता है, जी जिस तरह होता है ना इंग्लिश में जी, उस तरह की आवाज निकालता है जेटा। ठीक है, ठीक, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। दोबारा से हम अल्फा से स्टार्ट करते हैं। अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, और ये है एटा। ये एन की तरह होता है, लेकिन इसके जो आगे वाला जो लाइन है वो थोड़ी सी नीचे होती है। एटा, इसको बोलते हैं एटा। एटा, थेटा। ठीक है जी। जेटा, एटा, थेटा, जेटा, एटा, थेटा। थीटा नहीं कहना, हम मैथमेटिक्स में हम पढ़ते रहे हैं बचपन से, थीटा कहते हैं ना, ये वो वाला थीटा नहीं है। शक्ल इसकी वही है, लेकिन थेटा इसको बोलते हैं। थेटा की साउंड थे की आवाज दे रहा है, टी एच थिन के अंदर जैसे होती है। तो ये जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स के, अगर आपको नाम पता है तो इनकी साउंड बहुत सिमिलर है, इनके साउंड अपने नाम से। ठीक है जी, तो दोबारा हम रिपीट करते हैं अल्फाबेट्स को। अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थेटा। ठीक है। अयोटा, अयोटा इज लाइक आई, लेकिन इसके ऊपर डॉट नहीं होता। अयोटा। कापा, के से। लमडा। ठीक है। अयोटा, कापा, लमडा। फिर पढ़ रहा हूं। अयोटा, कापा, लमडा। अयोटा, कापा, लमडा। अल की आवाज देता है ये लमडा। फिर से हम इसको स्टार्ट से आगाज करते हैं। अल्फा, बेटा, आप ऐसे करें, मैं अल्फा से स्टार्ट करता हूँ। माइक नहीं आपने खोला, लेकिन आप मेरे साथ बोलते चले जाएं, ताकि आप जहाँ पर भी बैठे हैं बोलते चले जाएं अपने लिए, ताकि आपको याद है। अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थेटा, अयोटा, कापा, लैम्डा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। मू, ये यू की तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग थोड़ा नीचे से होता है। मू इसको बोलते हैं, मू। फोनेटिक साउंड एम की तरह है। मू। फिर ये वी है, ये वी बेसिकली इंग्लिश में तो वी की आवाज देता है, लेकिन ये ग्रीक में ये वी नहीं है, ये नू है। ठीक है। ये यू जो है ये मू है, और एन जो है ये नू है। इस जो वी है ये नू है। मू, नू। सी, के एस आई, सी, सी। फिर बोल रहा हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन गौर से सुने क्या है। सी, 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 सी। ठीक है, दोबारा से यहां से हम पढ़ते हैं। अयोटा, कापा, लैम्डा, मू, नू, सी। एक्स की बात, सी, सी, एक्स आई जिस होता है ना, सी। फिर ओ से इजी नेम है, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। फिर ये पाए आप पढ़ते हैं उसमें मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर ये पाए नहीं है, ये पी है। ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, पी, लेकिन इसके साइन जो है वो पाए की तरह ही है, ओमिक्रॉन, पी। और जो पी का निशान है ये बेसिकली पी नहीं है, रो है। ये आर की आवाज देता है, ये याद रखने से कंफ्यूज नहीं होना। ये पी की तरह शेप है, लेकिन ये रो है, आर है। रो की आवाज देता है। और पाई जो है ये पी की आवाज देता है। अब मैं दोबारा से यहाँ से पढ़ता हूँ। अयोटा से स्टार्ट करते हैं। अयोटा,
मेरे साथ बोलते जाएं अपने अपने जहां पर भी आप है, माइक ऑफ ऑन किए बगैर, ऑफ नहीं बोले। आयोटा, कापा, लैम्डा, मू, नू, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो। ठीक है। अब ये है सिग्मा, एस की आवाज देता है सिग्मा। अगर किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड के फर्स्ट जो अगर स्टार्ट में ही आए या दरमियान में आए तो इसकी शक्ल ये फर्स्ट वाली होती है सिग्मा की, तो ये पहले ही शक्ल लिखी हुई है, फिर कॉमे के बाद जो एस लिखा हुआ है। अगर ये सिग्मा आखिर में आए, जैसे कि एंग्लॉस है एंजल के लिए वर्ड, तो आखिर में एस है ना, एंग्लॉस, तो आखिर में सिग्मा की शक्ल एस की तरह हो जाती है। इसकी दो शक्लें होती हैं। अगर सिग्मा वर्ड के स्टार्ट में आए या मिड में आए, दरमियान में या स्टार्टिंग में आए, तो उसकी शक्ल ये पहले की तरह होती है। लेकिन अगर ये वर्ड के आखिर में आए तो इसकी शक्ल ये एस की तरह होती है। ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं। फिर से योटा से स्टार्ट करते हैं। अयोटा, कापा, लम्डा, मू, नो, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा। टाओ, टी की आवाज। देखा ना, मैं इसलिए कहा था इंग्लिश वर्ड से बहुत मिलता है, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। टाओ, टी। उपसिलॉन, यू, यू की आवाज आता है उपसिलॉन। अच्छा जी, फी, ये फाई नहीं है, फी, एफ की आवाज देता है। फिर से हम पी से स्टार्ट करते हैं। पी, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, फी। ठीक है जी, फी, एफ की आवाज देगा। खी, खी, इसी अल्फाबेट से आगे लफ्ज क्रिस्टोस, यानी मसीह या मसाया का भी लफ्ज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्रिस्टोस, क्रिस्टोस, खी की आवाज निकालता है। खी, एक्स की तरह की शक्ल है इसकी, लेकिन ये आवाज खी निकालता है। अच्छा जी, जिस तरह पहले आपने सी वर्ड यूज किया था ना, ये सी है, सी। जिस तरह लिप्स में होता है ना, LIPS, लिप्स एंड में, इसी तरह ये लफ्ज पसी, सी, सी, इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन है। फिर बोलूंगा तो और करिएगा। सी, सी। और आखिरी वर्ड जो है वो ओमेगा है, ये आपको वैसे भी आप इस वर्ड से वाकिफ होंगे। ओमेगा, टोन की जिस आवाज होती है ना, ओ, उस तरह की ये आवाज निकालता है। एक बार फिर से आपको दरमियान से रिपीट करवाता हूँ, फिर हम सारा रिपीट करेंगे एक दफा। ठीक है। मू, नू, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, फी, खी, सी, ओमेगा। यीशु मसीह ने जो कहा था ना, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर हूँ। तो अल्फा बेसिकली ग्रीक का पहला वर्ड है, और ओमेगा ग्रीक लैंग्वेज का आखिरी अल्फाबेट है। पहला अल्फाबेट है अल्फा, और ओमेगा ग्रीक का आखिरी अल्फाबेट है। तो यीशु मसीह का कहने का मकसद ये था कि मैं अव्वल और आखिर, आई एम द फिनैलिटी, आगाज भी मैं ही हूँ और इख्तिताम भी मैं ही हूँ, मुझ में ही सब चीजें, आगाज भी होता है और खत्म, यानी कि इख्तिताम भी, यानी कि पेनल्टी मैं हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है। अल्फा एंड ओमेगा। एक बार मैं इसको सारा रिपीट करता हूँ, अल्फाबेट्स को आपने मेरे साथ बोलते चले जाना है, लेकिन माइक ऑफ करके खुद से बस आप मेरे साथ साथ रहें, ताकि एक बार आप मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपको अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन में इजी होगा। अच्छा जी, पहले क्या है? अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थेटा, योटा, कापा, लम्डा, मू, नू, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा, टाओ,
ओप्सिलॉन, पी, पी, सी, ओमेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आज की क्लास एंड होती है। अगर कोई अब क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कहीं से चीज़ समझ नहीं आई, कुछ चीज़ नहीं पता चली, तो आप पूछे, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब आपके पास टाइम है। हाँ जी, पुनैन क्रिस्टोफर, क्या आपका नाम है? पुनैन जी, आपने हाथ पहले खड़ा किया, बोले। ठहर जी, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देखता हूँ किधर है। एक मिनट ठहर जी, मैं ना एक्चुअली इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, जोन को मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं ऑप्शन खोल दूँ, क्योंकि वो मैंने बंद किया था माइक का। हम्म, आप कनान क्रिस्टोफर, क्या आपका नेम है? आप बोलने की कोशिश करें, अनम्यूट, अनम्यूट करें अपने आप को। गुड कर इवनिंग दिया सर। जी, गुड इवनिंग। आप तो वो सर। ओल्ड टेस्टामेंट वाले हैं ना जो आते हैं? जी सर बिल्कुल। जी जी। सर स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जो थोड़ा ऊंचा अ, बोले। सर अब आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी। जी सर, स्टार्टिंग में आपने जो बताया था ना वो यूनानी जुबान में जो उर्दू तर्जमा हुआ है बाइबल फिर का, ज़रा आवाज कम हो गई है मुझे, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले। सर अब आ रही है आपको आवाज़? कम है आवाज। जी सर, अब आ रही है आपको आवाज़? जी, सर वो स्टार्टिंग में आपने जो बताया था ना बाइबल का जो यूनानी से उर्दू में तर्जमा हुआ है, वो ज़रा काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रीक लैंग्वेज है ये पुरानी जुबान है, और बहुत एंशियंट, 2000 साल से भी पुरानी जुबान है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज, ये वैस्ट जुबान है, बहुत फैली हुई जुबान है। जो इंग्लिश और उर्दू है ये थोड़ी सी रिजर्व है। रिजर्व इस सेंस में है कि ग्रीक में एक वर्ड का मतलब, अगर आप दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे, आपको पाँच पाँच छः छः वर्ड्स भी उसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारी उर्दू लैंग्वेज में इतने मीनिंग्स उन लफ्जों के नहीं है। या फिर ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक में एक ऐसा ग्रामर भी है जिसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, ना इंग्लिश में ना उर्दू में। तो इसलिए जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, कहीं ना कहीं पर, ज्यादा नहीं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। वो कि उसका मैसेज वो पूरा देते हैं, लेकिन जब हम उनकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पास कोई ज्यादा चीजें, कोई इंडिकेशंस नहीं होती। इसलिए लैंग्वेज को पढ़ना ओरिजिनल में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी सिस्टर, आप फौजिया जोसेफ, आपने भी हाथ खड़ा जी किया। जी भाई। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने सिग्मा के बारे में जो बताया था, अगर उसको दोबारा से रिपीट करते हैं तो जी, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैं थैंक बता यू। देता हूँ। सिग्मा, आपको सिग्मा की टू शेप्स मिलती हैं। ठीक है, दोनों शेप्स आपको मैंने आपको बता दी है। उन शेप्स में फर्क सिर्फ ये है, जो सिग्मा वाली जो पहली शेप है, वो जब कोई वर्ड शुरू होता है ना, मिसाल के तौर पर मेरा नाम शुएब है, तो शुएब में एस से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस तरह जो सिग्मा से वर्ड स्टार्ट होते हैं, उनके शुरू में उसकी जो शेप होगी वो सिग्मा लिखा जाएगा। लेकिन अगर एस एंड पे आ रहा होगा ना किसी भी वर्ड के, तो फिर उसकी शेप एस की तरह हो जाएगी, शेप चेंज कर लेगा। ये बेसिकली होता है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है अगर वो वर्ड के आखिर में आता है तो। अगर दरमियान में सिग्मा आएगा किसी भी वर्ड के, या स्टार्टिंग में आएगा, तो फिर उसकी शेप सिग्मा की तरह ही रहेगी। लेकिन अगर एंड ऑफ द वर्ड आएगा तो फिर उसकी शेप जो है वो थोड़ी तब्दील होके एस की तरह हो जाती है। समझ आइए अभी? ओके, शायद वो चली गई है। जी, अलीफज खोखर, आपने भी हाथ खड़ा किया। हाँ, करिए। जी,
काम तो जी मेरी आवाज आ रही है। जी कम आ रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। अ, जी पूछें ठीक है क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इसकी अटेंडेंस है वो हम किस तरह मार्क करेंगे। अटेंडेंस वो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यही बताया था कि उन्होंने आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दिया है, कोई लिंक होता है आपके पास आता है। बहरहाल मैं उनको जी कह दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करके तो बता देंगे आपको किससे से मार्क करनी है। जी, बेहतर होगा सर। और एक नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये आपके मुताबिक कि ये एक लैंग्वेज है और ये बड़ा हार्ड वर्क है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ राब्ते में रहें। तो आई थिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए जिसके ज़रिए से सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ थ्रू आउट द वीक राब्ते में रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपके साथ हम क्लियर कर सकें। चले, मैं बात करूंगा मैनेजमेंट से, जैसे वो कहेंगे तो फिर आपको बता दूंगा। हमें जी इदारे बहुत की पॉलिसी के साथ भी चलना है ना, तो जैसे वो कहेंगे बता दूंगा। बेहतर हो जाए। थैंक यू सर। अ, अच्छा जी, किसी ने रियल मी RMX3195 नाम से आया करें ताकि पता हो कौन पूछ रहा है। पूछें आप क्वेश्चन, हाथ खड़ा किया आपने। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, मैंने ये पूछना था अभी जब सिस्टर ने पूछा कि सिग्मा के बारे में, तो आपने कहा था पहले अगर शुरू में आएगा तो पहले की शक्ल में लिखा जाएगा, अगर एंड में आएगा तो एस की शक्ल हो जाएगी। इसे आप जी थोड़ा सा और वजाहत से बता दें, कोई जुमला बोल के या किसी मतलब और थोड़े अच्छे वे में मुझे बता देते। मुझे नहीं अच्छे तरीके से भी समझ नहीं मुझे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि मतलब किस तरह से एंड में आएगा तो एक किस मिनट ठहरे, मैं तरह। आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर कोई लिखने का ऑप्शन आ रहा है तो। नहीं भी समझ आ रहा तो ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है आपने, ये आगे आना ही है। जी चलिए ठीक है आगे सर। चल के इसको जब अब आगे क्लास बढ़ेगी तो उसमें इस वर्ड की जो यूजेज है, वो वर्ड्स की जब मैं पांच पांच आपको वर्ड दूंगा आएंगी। यहाँ पर मैं ना मैसेज में टाइप कर रहा हूँ। ठीक सर। स्टोमा, ये देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है मैसेज में, देखें। ठीक है, ये होता है स्टोमा, एस से शुरू हो रहा है। समझ आ रही है आपको? एस से एक वर्ड शुरू हो रहा है, मैंने लिखा है। अब ये देखें एक और मैंने लफ्ज लिखा है, सालमोस, साम्स जिसे जबूर कहते हैं। तो इसमें भी साम सालमोस सिग्मा एंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम इस तरह से एस लिखेंगे। शुरू में जब मैंने लिखा है तो सिग्मा की शेप होती है। अब समझ आई? सिस्टर समझ आ गई? पता नहीं अब शो हुआ है कि नहीं। आपको सिस्टर समझ आ गई है आप सिग्मा और उसकी? नजर नहीं आ रहा तो एक मिनट मैसेज आप टाइप, आप लोग ना करें, मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ। अपनी चैट में देखें, चैट में मैंने लिखा है। चैट में मैंने दो वर्ड्स भेजे हैं। एस से लफ्ज शुरू हो रहा था ना, तो सिग्मा की शेप वो थी। लेकिन जब वो सालमोस जिस तरह लफ्ज है, तो एस एंड पे आता है, तो उसकी शक्ल फिर सिग्मा की एस की तरह लिखी गई है। नहीं समझ आई तो पूछ लें दोबारा, आप जवाब भी नहीं अब दे रहे, बता दें अगर नहीं समझ आई तो। ओके, चले सही है फिर। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना ख्याल रखें, फिर नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर बताएंगे।
क्या दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? अलीफस खोकर हो गया जो कर दिया मैंने अनम्यूट। आप क्या पूछना है? जी सर, समझ आ गई जो आपने लफ्ज़ यहाँ पे लिख कर बताए हैं, तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अलीफज आपके लिए दोबारा बता देता हूँ। पहला लफ्ज है स्टोमा, तो एस से लफ्ज शुरू हो रहा है, तो एस मैंने एस नहीं लिखा, सिग्मा यानी ग्रीक में सिग्मा उसको बोलते हैं। तो उसकी शेप जो देखें वो गोल तरह की शेप है, उससे स्टोमा लिखा गया है। लेकिन इसी तरह जब ये एस की आवाज आखिर में लफ्ज की आ रही है, सालमोस जबूर के लिए जो जिस तरह इस्तेमाल होता है, साम्स, तो उसमें फिर उसकी शेप वहां से तब्दील होके क्या हो जाती है, एस की तरह हो जाती है। शबीर मसीह, अच्छा भगवान जी। शबीर मसीह मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। बुक अगर आपने पढ़नी है तो मैकाइवर की किताब है बिगिनिंग विद द न्यू टेस्टामेंट ग्रीक। मैं दो किताबें पढ़ रहा हूँ, यूज करूंगा आपको पढ़ाने में। बिगिनिंग न्यू टेस्टामेंट ग्रीक और एक गोइंग डीपर इनटू द ग्रीक, ये दो लैंग्वेज बुक्स में पढ़ रहा हूँ। इनसे आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप को मिल सकती है तो आप उसको जरूर कर लें डाउनलोड। इसी से मैं नोट्स बनाता हूँ। अगर इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह आपने देखनी है तो वहां से कर सकते हैं। लिंक नहीं है मेरे पास किताबों का, मेरे पास तो हार्ड फॉर्म में है। आप नेट से देख ले, फिर मिलती है तो आप एक किताब अगर आपने मंगवानी है तो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। तकरीबन 3,000 की किताब है, 3,035 की मिल जाएगी आपको। अगर कोई यूज हुई होगी तो वो आपको सस्ती भी मिल जाएगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो और लैंग्वेज को पढ़ते रहें। और इसी तरह से कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर पे मुझ तक पहुंच जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।